गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोगों ने देखा इसके पहले वाले पैराग्राफ में कि जिस समय मंगोलों ने अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आक्रमण किया है, तो अब इन लोगों को सल्तनत काल को अपना जो विस्तार था, जो अपना एक सेना का साम्राज्य था, उसको बहुत ही ज़्यादा फैलाना था, एक्सपेंड करना था। तो इन साम्राज्य को फैलाने के लिए, इसको अपनी सेना का विस्तार करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी, देखिए अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने कौन कौन से रणनीतियां हैं, कौन कौन से ऐसे पोर्शंस हैं जिसको अपनाए हैं, जिसकी वजह से इनका जो एक स्थान है सैनिकों का वो फैला है, उसमें संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो चलिए उसको देखते हैं आगे, उसको और एक्सप्लेन करते हैं, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। अलाउद्दीन खिलजी। Delhi was attacked twice in 1299 to 1300 and 1302 to 1303. As a defensive measures, Alauddin Khilji raised a large standing army. दिल्ली पर 2 बार हमले हुए हैं, 1299 से 1300 तक, और 1302 में हुआ है जो 1303 तक चला है। ठीक है, ये 2 बार हमले हुए हैं किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी कर ली। ठीक है, अब जब उनको 2 बार उसने देखा तो उसने पहले से ही एक विशाल स्थायी सेना वो बनाने लगा। अब मोहम्मद तुगलक का अगर हम देखें तो द सल्तनत वाज अटैच्ड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द मोहम्मद तुगलक रीजन, द मंगोल आर्मी वाज डिफीटेड। तो मोहम्मद तुगलक ने क्या किया है? मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमले हुए हैं। ठीक है, मंगोल सेना परास्त हो गई, मोहम्मद तुगलक ने मंगोलों को परास्त किया। द मंगोल आर्मी वाज डिफीटेड। Muhammad Tughlaq was confident about the strength of his army and his resources to plan an attacks on the Traxonias. He therefore raised a large standing army. मोहम्मद तुगलक ने, देखिए पहले अलाउद्दीन खिलजी हैं, इसके बाद मोहम्मद तुगलक है। आप ये मत समझ लीजिए कि दोनों एक ही समय में है, नहीं। ये बताया जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन में क्या किया, इसके बाद जो सल्तनत संभालने हैं मोहम्मद तुगलक, तो उन्होंने क्या किया। तो ऐसा करते हैं ना, पहले हम लोग अलाउद्दीन खिलजी का पूरा पढ़ लेते हैं, तब हम लोग मोहम्मद तुगलक का पढ़ेंगे, या फिर अगर हम कंपेयर करके पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए मोहम्मद तुगलक ने क्या किया है। जिस समय मंगोलों ने इनके ऊपर आक्रमण किया था तो इन्होंने पहले से ही एक बहुत बड़ी स्थायी सेना बना करके रखी थी और मंगोलों को हरा दिया। ठीक है, और अपने संसाधनों का इतना विश्वास था इनको अपने ऊपर और अपने सैनिकों के ऊपर इतना विश्वास था कि मोहम्मद तुगलक ने ट्रांसअक्सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली और एक स्थायी सेना तैयार करना उनका आक्रामक कदम था। कि अब उन्होंने कहा कि अब मैं जो मंगोलों का जगह है जहाँ पे मंगोल रह रहे हैं, ट्रांसअक्सियाना, अब मैं उसी पर आक्रमण करूँगा। ये किसका रणनीति था? मोहम्मद तुगलक का। आगे देखते हैं। अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गारिशन टाउन नेम्ड सीरी फॉर हिज सोल्जर। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नाम का एक गारिशन शहर बनवाया। गारिशन शहर मतलब जहाँ पे सिर्फ सैनिक रहा करते थे, और उनका नाम क्या दे दिया? सीरी नाम का एक गारिशन शहर बनवाया। Rather than constructing a new garrison town, the oldest of the 4 cities of Delhi Kuhna, was impeded of its residents and the soldier garrisons there. The residents of the old city were sent to the new capital of दौलताबाद in the south. लेकिन मोहम्मद तुगलक ने कोई गारिसन शहर नहीं बनवाया है, बल्कि गारिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराना जो शहर था, जिसका नाम था देहली एक कहना, उसी को उन्होंने अपने सैनिकों की छावनी बना दी, निवास स्थान बनवा दिया, उसको खाली करा दिया और सारे सैनिकों को वहीं पे रख दिया। किसने? मोहम्मद तुगलक ने। यानी इन्होंने कोई नया शहर नहीं बनवाया, बल्कि
उस दिल्ली के जो 4 पुराने शहर थे उनमें से एक को खाली करा दिया और वहाँ पर अपना क्या कर दिया, सैनिक को रख दिया। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया। और कहाँ कि जो दिल्ली के कोहना में जो लोग रह रहे हैं ना, वो जा कर के दौलताबाद में रहने लगे। अब इस जगह को खाली कर दें, इस तरह से उन्होंने जगह को चेंज करा दिया। द सोल्जर हैड, अब देखते अलाउद्दीन खिलजी में क्या होता है। द सोल्जर हैड टू बी फेड। दिस वाज डन दो द प्रोड्यूस कलेक्टेड एज अ टैक्स फ्रॉम द लैंड बिटवीन द गंगा एंड द यमुना टैक्स वॉज फिक्स्ड एट द 50% ऑफ द प्रेजेंट टेल्स। देखिए, सैनिकों की पेट को भरने के लिए, यानी सैनिकों का खर्चा चलाने के लिए, सैनिकों के पेट के खर्चे को चलाने की जो समस्या को गंगा यमुना के बीच की जो भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करने से ये सारे कामें की जाती थी। यानी जो गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र था, वहाँ पर जैसे यमुना नदी दिल्ली में बहती है ना, तो गंगा और यमुना नदी के बीच का जो क्षेत्र था वहाँ पर खेती अच्छी खासी होती थी, क्योंकि नदियों के किनारे खेती अच्छी होती है। तो वहाँ के लोगों पर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया, 50% टैक्स लगा दिया। यानी जो भी फसल उगाएंगे उसका आधा आपका होगा और आधा हमारा होगा, और उस आधे से क्या होगा, सैनिकों का भरपाई होगा। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर तय कर दिया गया था कि अलाउद्दीन खिलजी के सल्तनत को मिलेगा, और वो सारा कहाँ जाएगा, सैनिकों की भरपाई में जाएगा। अब मोहम्मद तुगलक ने क्या किया है, produce from the same areas was collected as tax to feed the army, but to meet the expenses of the maintaining such a large number of the soldiers, the Sultan levied additional taxes. This consisted with the famine in the area. लेकिन मोहम्मद तुगलक ने भी उन्हीं जगहों का यूज़ किया है सेना को खिलाने के लिए। उसी इलाकों से धन इकट्ठा करना या फिर खाद्यान्न इकट्ठा करना मोहम्मद तुगलक ने भी किया है, गंगा और यमुना के तटीय क्षेत्रों से। लेकिन सैनिकों की जो विशाल संख्या थी, क्योंकि सैनिकों इसमें ज़्यादा थे मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में, तो इसकी पूर्ति करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त और भी टैक्स लगा दिए थे। ठीक है, और लेकिन जब इन्होंने टैक्स लगा दिया तो ऐसा क्या हुआ, बहुत समय इसी दौरान उस समय में अकाल भी पड़ गया। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में उसी समय अकाल भी पड़ गया इन क्षेत्रों में, वर्षा का पानी ही नहीं आया। आगे क्या होता है देखिए, द सोल्जर हैड टू बी पेड। अलाउद्दीन चोज टू पे हिज सोल्जर्स salaries in the cash rather than the iktas. The soldier would buy their supplies from the merchant in the Delhi, and it was thus feared that merchants would raise their price. To stop the Alauddin control the prices of the goods in Delhi, prices were carefully served by the officers, and the merchants who did not sell at the prescribed rate were punished. सैनिकों को वेतन भी देना था, खर्चा चल रहा है, खा पी रहे हैं, रह रहे हैं, अब उनको वेतन भी तो देना है। तो अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना तय कर दिया। पहले इक्ता होता था, किसी जगह को, किसी गांव को दे देते थे वो, और उस गांव की वो खेती करते थे, और खेती करके उसे जो भी प्रॉफिट होता था वो खुद का, और उसमें से भी कुछ प्रॉफिट जो होता था वो सल्तनत को पहुँचाते थे। तो अब सैलरी के रूप में अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता की जगह पे पैसे देना, डायरेक्ट वेतन देना तय कर दिया। सैनिक अपनी आवश्यकता जो थी वो सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे। आवश्यकताओं की जो चीज़ें होती थी उनका सामान वो दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे, और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें कहीं बढ़ा न दें। व्यापारी तो कीमत बढ़ाते घटाते रहते हैं, तो इस तरह से उनको ये डर भी था। इस पैसे में इंक्रीजमेंट को रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली के चीज़ों पर की जो कीमत थी उसका नियंत्रण कर दिया। कहा कि अब इससे अधिक रुपए, अगर आप कोई भी चीज़ है, अगर आप उसको 10 रुपये केजी में बेच रहे हैं तो आप उससे को 10 में ही बेचेंगे, आप उसको 11 नहीं करेंगे। नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमत का सर्वेक्षण करते थे, और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सज़ा मिलती थी।